संजय कुमार उर्फ पप्पू देव सहरसा का डॉन था। उसके खिलाफ 150 से अधिक केस दर्ज थे। लोग उसके नाम से ही कांपते थे, लेकिन पुलिस हिरासत में जिस तरह उसकी संदिग्ध मौत हुई, उससे पुलिस पर उंगली उठना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। बिहार के उत्तरी सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, इन 3 जिलों के इलाके में कोसी डिवीज़न के रूप में कहा जाना जाता है। कोसी नदी का यह इलाका यानी पौराणिक मिथिला राज्य, राजा जनक की नगरी मिथिला यही थी। भारत में सबसे अधिक मखाना की पैदावार कोसी डिवीज़न में ही होती है। इस डिवीज़न का मुख्य केंद्र सहरसा शहर है। बिहार की पृष्ठभूमि को लेकर जो फिल्में बनी हैं, उनमें गुंडागर्दी जमकर दिखाई गई है। सन 2005 में प्रकाश झा ने अपहरण फिल्म बनाई थी, जिसके अपहरण को एक फलते फूलते उद्योग के रूप में दिखाया गया था। तबरेज नामक विधायक को इस उद्योग का संचालक बताया गया था। पूरे बिहार में जिस किसी का अपहरण होता था, वह तबरेज आलम के इशारे पर ही होता था। फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक थी, पर इसकी प्रेरणा कोसी के डॉन के रूप में मशहूर संजय कुमार उर्फ पप्पू देव नामक खूंखार डॉन से ली गई थी। खेती किसानी से जुड़े ब्राह्मणों को बिहार की भूमिहार ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। बिहार के बिहरा गांव के रहने वाले दुर्गानंद देव राज्य के विद्युत बोर्ड में पूर्णिया में स्थित ऑफिस में नौकरी करते थे। उनके बेटे संजय कुमार उर्फ पप्पू देव ने पूर्णिया में एक इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसका पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो पढ़ाई छोड़कर वह दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगा। उसका गठा पहलवानों जैसा शरीर था, साथ ही जो होगा देखा जाएगा वाली बिंदास सोच थी। इसीलिए वह कुछ कर दिखाने के लिए तत्पर था। उसके मन में फिल्म धूम की तरह बाइक चलाने की चाह थी, पर आर्थिक मजबूरी की वजह से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। खुद कमाता नहीं था, पिता के पास पैसे नहीं थे कि वह बेटे के लिए बाइक खरीद देते। फिर आवारा बेटे को पैसा होने पर भी कोई बाप बाइक खरीद कर नहीं देगा। जब कहीं से बाइक मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दी, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पप्पू देव ने कछार गांव के पास हाईवे पर एक व्यक्ति से बाइक छीन ली। अपराध की दुनिया में संजय कुमार और पप्पू देव का यह पहला कदम था। उसी दौरान सहरसा में पप्पू देव के चचेरे भाई का कुंवर सिंह नामक एक गुंडे से झगड़ा हो गया। मारपीट में पप्पू देव के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। भाई की हत्या से युवा संजय कुमार और पप्पू देव का खून खौल उठा। पप्पू देव ने सहरसा जाकर एक दिन मौका पाकर भरे बाजार में कुंवर सिंह की गर्दन काट दी और फरार हो गया। उन दिनों बिहार में अपराधियों का स्वर्ण युग चल रहा था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग गैंगों का साम्राज्य था। जोगमनी में भोला तिवारी और मनोज देव, खगड़िया में बुलेट सिंह, बेगूसराय में फंटू सिंह, बाढ़ में टुन्नू सिंह, इन सभी में सबसे अधिक शक्तिशाली डॉन के रूप में सूरजभान सिंह को जाना जाता था। कुंवर सिंह की हत्या करने के बाद पप्पू देव पूर्णिया जाकर बूटन सिंह गैंग में शामिल हो गया। जबरदस्त हिम्मत, लापरवाह स्वभाव तो उसका था ही। इसमें बूटन सिंह के साथ आने के बाद हाथ में हथियार आया तो पप्पू देव तेजी से आगे बढ़ने लगा। मोकामा में रजिस्ट्रार का अपहरण करके रकम वसूल लेने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उस समय पप्पू देव को एक वाहन की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हाथी पद के पास उसने पूर्व मुख्यमंत्री के समधी की कार छीन ली। जोगबनी में भगवान यादव की हत्या, मुजफ्फरपुर के पास भगवानपुर में टोलबा सिंह की हत्या में उसका नाम उछला। इस सिलसिले के बाद पप्पू देव आधुनिक हथियार खरीदने के लिए बूटन सिंह के साथ सिवान गया। वहाँ हथियार बेचने वाले से पैसों को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, तो गोली चलाकर दोनों ने 4 लोगों की हत्या कर दी और हथियार लूटकर वापस आ गए। सहरसा में अनुराग वस्त्रालय पर AK-47 से गोली चलाकर पप्पू ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद बिहार की सरकार ने उस पर 50,000 रुपये इनाम घोषित कर दिया था। उसे जीवित या मुर्दा पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए इंस्पेक्टर मेराज हुसैन को कांस्टेबल
राजकिशोर की हत्या हो गई। इसमें भी पप्पू का नाम सामने आया। इस तरह से 1990 से 95 के बीच में कोसी डॉन के रूप में पप्पू देव की पकड़ बन गई। उन दिनों बिहार में गैंगस्टरों की खासियत अलग अलग थी। 13 जुलाई 1998 को लालू सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी वीआईपी सुरक्षा के साथ पटना के सरकारी अस्पताल इलाज के लिए गए थे। तभी मोकामा के महारथी सूरजभान सिंह के दाहिने हाथ निर्जेश उर्फ नागा सिंह ने AK-47 से ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी थी। इसके बाद गैंग में नागा सिंह का रुतबा बढ़ गया था। उसी बीच पप्पू देव के मन में मोकामा आकर अपना वर्चस्व जमाने का विचार आया, पर उसके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। बूटन सिंह अपने अमेरिकन कार्बाइन जान की तरह संभाल कर रखता था। इसके अलावा उसके पास 2 AK-47 भी थी। एक रात को तीनों हथियार चोरी करके पप्पू देव मोकामा आ गया। मोकामा आकर उसने नागा सिंह से दोस्ती कर ली और सहरसा आकर पप्पू देव ने अपहरण का धंधा शुरू किया। बड़े व्यापारी, डॉक्टर, वकीलों की लिस्ट बनाकर उसने धड़ाधड़ शिकार पकड़ने शुरू कर दिए गए। उसकी गैंग काफ़ी सशक्त थी, हथियारों की भी कमी नहीं थी, इसलिए बहुत थोड़े समय में ही पूरे बिहार में उसके नाम का सिक्का चलने लगा। मात्र बिहार ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक उसका अपहरण का कारोबार फैल गया था। सहरसा नेपाल की सीमा मात्र 170 किलोमीटर ही दूर थी, इसलिए यहाँ पुलिस का दबाव बढ़ता तो वह भागकर नेपाल चला जाता। वहाँ उसने अपने रहने की बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। नेपाल में संबंध बन जाने के बाद उसने नकली नोटों का कारोबार शुरू कर दिया। सन 2003 में 60 लाख नकदी नोटों के साथ नेपाल में पकड़ा गया तो उसे वहाँ के जेल में रहना पड़ा। उसके बाद पप्पू देव ने नेपाल के विराटनगर के रहने वाले व्यापारी तुलसीदास अग्रवाल का अपहरण कर लिया तो इसमें नेपाल और भारत सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया था। तुलसीदास को छुड़वाने के लिए मध्यस्थ के रूप में राज्यसभा के एक सांसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि इस अपहरण में पप्पू देव ने 11 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली थी, जिसमें सांसद ने भी अपना हिस्सा लिया था। बिहार ही नहीं, यूपी और नेपाल में भी चलने लगा पप्पू देव का सिक्का। सूरजभान सिंह को राजनीति का चस्का लग चुका था। जेल में रहते हुए सन 2000 में बिहार विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय रूप से सूरजभान सिंह को चुनाव लड़ा। चुनाव तक उन्होंने गैंग के सदस्यों को शांत रहने के लिए कहा था। बिहार के इतिहास में कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार इतने जबरदस्त बहुमत से नहीं जीता था जितने बहुमत से सूरजभान सिंह ने यह चुनाव जीता था। तब तक पप्पू देव ने अपहरण के धंधे में नेपाल तक अपना शासन जमा लिया था। जिन दिनों सहरसा में पप्पू देव का उदय हो रहा था, उस समय वहां आनंद मोहन सिंह गैंग का वर्चस्व था। 7 साल बाद दोनों एक साथ जब जेल में थे, उस समय दोनों के बीच में लुका छुपी का खेल चलता था। गैंगस्टर आनंद मोहन सिंह जल्दी ही जाग गया और राजनीति में जाकर समाज के रुतबे वाला स्थान प्राप्त कर लिया। यह देखकर पप्पू देव भी समझ आ गया कि आज के समय में अपहरण के धंधे की अपेक्षा राजनीति अधिक मलाईदार और इज्जत वाला धंधा है। अकेले सहरसा में ही पप्पू देव पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे और पूरे बिहार की बात की जाए तो 150 से भी अधिक आपराधिक मामले पप्पू देव पर दर्ज थे। कुल 19 साल जेल में रहने के बाद पप्पू देव ने अपना धंधा बदल लिया। धाक तो जमी ही थी, इसलिए विवादास्पद या बखेड़े वाली जमीनों की सौदेबाजी में वह कूद पड़ा। सरकार या बैंक द्वारा जब्त की गई प्रॉपर्टी पप्पू देव खरीदने लगा। पप्पू देव के इस आदेश के बाद जल्दी कोई आगे आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। जिन जमीनों पर मुकदमा चल रहा होता, उस तरह की जमीनों को पप्पू देव पानी के भाव खरीद लेता था। दादागिरी के बदौलत मामला सुलटाकर मलाई काटने में पप्पू देव को मजा आ गया। इसके अलावा जुलाई 2022 में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में खड़े होने के लिए उसने जनसंपर्क बढ़ा लिया। साथ ही अनेक राजनीतिक पार्टियों को भी अपने इरादे से अवगत करा दिया। राजनीति में जाने के लिए वह तत्पर था। इस समय सहरसा की इस सीट पर बिहार के वन, पर्यावरण और जल मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह MLC हैं। ये दोनों इस समय भाजपा में हैं।
बम्पर चौक में रहने वाले राकेश दास की सराही रोड पर एक मौके की ज़मीन पर अनेक बिल्डरों की नज़र थी। लोगों की नज़रों में चढ़ चुकी यह ज़मीन लगभग 20 करोड़ रुपए की थी। इसीलिए उस ज़मीन के लिए पप्पू देव ने राकेश दास को बयाना दे दिया। संदिग्ध अवस्था में हो गई पप्पू देव की मौत। 18 दिसंबर 2021 को उस ज़मीन की लेवलिंग करने के लिए पप्पू देव ने आदमी काम पर लग गए। किसी तरह का बवाल ना हो इसके लिए मजदूरों के साथ पप्पू देव ने आदमी हथियारों के साथ वहां मौजूद थे। पप्पू देव के आदमी हथियारों के साथ वहां मौजूद थे। उसी शाम को लगभग 50 पुलिस वालों की टीम वहां पहुंची। यह ज़मीन तो उमेश शाह की है, इस पर पप्पू देव ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है, यह कहकर पुलिस ने पप्पू देव के 3 साथियों को पकड़कर रिवॉल्वर से 14 कारतूस जब्त कर लिए। बाकी सहयोगी कार में सवार होकर भाग निकले। इसके बाद यह पुलिस टीम पप्पू देव के घर बिहरा पहुंची। 2 सहयोगियों को घर से खींचकर बाहर लाया गया और 2 राइफलों के साथ 50 कारतूस जब्त कर उनका मुंह खुलवाया गया। पता चला कि उस समय थोड़ी दूर पर ही रहने वाले उमेश ठाकुर के पास पप्पू देव खाना खाने गया हुआ था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस वालों की वह टीम उमेश ठाकुर के घर पहुंची। उमेश ठाकुर के घर को घेर लिया। आमने सामने गोलियां चलने लगी। हाथ में राइफल लेकर पप्पू देव ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। रात 9 बजे गिरफ्तार कर उसे सहरसा थाने लाया गया। वहां इंस्पेक्टर के अलावा डीएसपी निशिकांत भारती ने उससे पूछताछ शुरू की। इसी दौरान एसपी लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया उसके अनुसार पप्पू देव की छाती में दर्द की शिकायत की थी, इसलिए उसे सहरसा अस्पताल ले जाया गया था। रात 3:10 पर डॉक्टर ने बताया कि यह हार्ट अटैक का मामला है, इसीलिए इसे पटना अथवा दरभंगा ले जाया जाएगा। उसी बीच पुलिस की व्यवस्था की जा रही थी कि 4 बजे पप्पू देव की सांसें थम गई। सुबह ही पुलिस पप्पू देव की लाश का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रही थी कि इसी बीच अस्पताल के बाहर पप्पू देव के लगभग 500 समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पप्पू देव की लाश की हालत देखकर इकट्ठा भीड़ उग्र हो उठी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने पप्पू देव की हत्या कर दी है। एसपी लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्ट अटैक की बात बताई थी। पप्पू सिंह के समर्थन में उमड़ी भीड़ में पप्पू सिंह जैसे लोग भी शामिल हो गए थे, जिससे मामला और उग्र हो गया। हाईवे पर चक्का जाम करके समर्थकों ने टायर जलाया तथा 4 घंटे तक रोड को बंद रखा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने पूरी ताकत से समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और एसपी लिपि सिंह पर तमाम गंभीर आरोप लगा डाले। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पप्पू देव विधान परिषद का चुनाव न लड़ सके, इसलिए पूरी योजना बनाकर उनकी हत्या कर दी गई है। बिहार के पूर्व परिवहन मंत्री अजीत कुमार ने पत्रकारों को जानकारी दी जिस विवादास्पद जमीन के लिए वह बखेड़ा खड़ा किया गया था, उसमें उमेश शाह की मात्र एक सादे कागज की अर्जी पर पुलिस ने कैसे मान लिया कि वह जमीन उमेश शाह की ही है। अस्पताल में संजय कुमार और पप्पू देव के बदले पुलिस ने संजय वर्मा नाम क्यों लिखाया? जरा भी झिझके बगैर उन्होंने कहा कि थाने में ही डीएसपी निशिकांत भारती ने पप्पू देव की हत्या कर दी थी। उसके बाद लाश को अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद हार्ट अटैक की कहानी बनाई गई। पत्रकारों से उन्होंने सवाल किया कि कृष्ण कुमार नामक एक अपराधी लंबे समय से सर्किट हाउस में रह रहा है। पप्पू देव को थाने लाया गया तो वह किस हैसियत से वहां मौजूद था? राज्य के पूर्व डीआईजी सुधीर कुमार सिंह ने आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखित रूप में पूछा कि किस कारण से बिना वारंट के पुलिस पप्पू देव के घर गई, आमने सामने गोली चली तो उन हथियारों पर फिंगरप्रिंट्स की जांच क्यों नहीं कराई गई? थाना
थाना इंचार्ज डीएसपी निशिकांत भारती और एसपी लिपि सिंह, इन तीनों को इस हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अगर इस तरह पुलिस ही न्याय तोड़ने का काम करती रही तो राज्य में अदालतों की क्या ज़रूरत है। पुलिस आई शक के दायरे में। इस उग्रता के बीच में के अंत में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया और वीडियोग्राफी का भी आदेश दिया गया। डॉक्टर एसपी विश्वास, डॉक्टर के मधुप, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद तथा डॉक्टर एसके आज़ाद की टीम ने जब पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। पप्पू देव की लाश पर कुल 40 चोटों के निशान थे। इनमें से 30 निशान अति गंभीर थे। सख्त और भारी चीज से किए गए प्रहार किस किस अंग पर थे, इसकी पूरी लिस्ट के साथ प्लास जैसे किसी चीज से नाखून उखाड़ने का भी उल्लेख किया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महत्वपूर्ण मुद्दा सबसे भयानक प्रहार सिर के बाएं हिस्से पर था। 2 इंच लंबा तथा 2 इंच चौड़ा यह प्रहार सिर पर इतनी जोर से किया गया था कि इसके कारण दिमाग के अंदर की नसें फट जाने से ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसी से हार्ट अटैक और श्वसन क्रिया बंद हो गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। जिन अखबारों ने पहले लिपि सिंह के कहने पर हार्ट अटैक की खबर छापी थी, उन्हीं अखबारों ने पोस्टमार्टम की यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से छापी, जिससे ग्रामीण इलाके में पुलिसिया गुंडा शब्द प्रचलित हो गया। कोसी डिवीज़न में उठे आक्रोश को दबाने के लिए डीआईजी के रूप में सुपर कॉप आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को भेजा गया। इसी के साथ राज्य में अन्य 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। सहरसा एसपी लिपि सिंह के खिलाफ पहले भी निकलने वाली शोभा यात्रा में लापरवाही का आरोप था। उसके बाद यह दूसरा गंभीर आरोप लगा था। इसके बावजूद भी उनका तबादला नहीं किया। दरअसल लिपि सिंह के पिता आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के खास मित्र। नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया था। लिपि सिंह के पति सुहर्ष भगत भी बिहार में ही आईएएस अधिकारी हैं। पप्पू देव को न्याय मिल सके, इसके लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अन्य संगठनों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। बाबूलाल सौर्य नामक ग्रामीण नेता अनशन पर बैठे हैं, लेकिन पार्टियों के नेता पप्पू देव के परिवार वालों को सांत्वना देने आ रहे हैं।